नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इस कार्यक्रम में खेत खलिहान की बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं और महत्वपूर्ण समय में महत्वपूर्ण बातें आपको समय समय पर दी जाती हैं, जिससे आपकी खेती और भी ज़्यादा सरल हो सके, आपको मुनाफा अधिक मिल सके और आप और भी उन्नतशील क्रियाएं कर सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक नए विषय के बारे में जिससे आपको आपकी खेती में निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए जिस तरीके से अभी हम जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमें बहुत आवश्यक है कि उर्वरकों का भी विशेष ध्यान रखा जाए। जी हाँ, आज का हमारा विषय है जैव उर्वरक। तो जैव उर्वरकों पे विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज। और एक और विशेष बात यह है कि आज हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन में। और कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत सिंह राघव जी, जो कि विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं, मृदा वैज्ञानिक का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से सर मैंने बताया कि जैव उर्वरकों पे आज हम बात करने वाले हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही उठता है हमारे किसान भाइयों के लिए कि जैव उर्वरक आखिर होते क्या हैं। जैसे विपिन जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि किसानों की जो जैविक खेती के बारे में या जो जैविक उर्वरकों के बारे में किसानों को हमारे पता है, लेकिन बहुत विस्तृत रूप से नहीं पता है। और बात आती है कि इसकी आवश्यकता क्यों है, पहले हम थोड़ा सा उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि जैविक उर्वरक इसलिए आवश्यक है क्योंकि लगातार हम रासायनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से जो हमारी भूमि, जल, वायु ये आदि प्रदूषित हो रहे हैं और जो लागत हमारी किसानों की दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उस लागत को कहीं हद तक ये जैविक उर्वरक उसको कम कर सकते हैं। और भारतीय पूंजी जो विदेशों में हमारी फर्टिलाइजर के रूप में जाती है, उस पूंजी को हम कहीं तक बचत कर सकते हैं। इसके तहत ही हमें किसान भाइयों को इस चीज़ की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि जैविक उर्वरकों की तरफ जाएं। और ये आज की मांग है और भविष्य की भी मांग है कि जैव उर्वरक उपयोग करें। अब बात आपने पूछा कि जैव उर्वरक क्या होते हैं। जैव उर्वरक प्राकृतिक रूप से एक जीवाणु है जो भूमि के अंदर स्वतः ही रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, ज़मीन के अंदर रहते हैं। वो जीवाणु जब हम वैज्ञानिक उसको संग्रहित करके और एक बड़ी संख्या में लेके आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि एक जीवाणु की कल्चर, जैसे आप देख रहे हैं कि इस कल्चर के अंदर लगभग 10 करोड़ अरब बैक्टीरियाज है, तो ये संग्रह करके लेके आए हैं और जब हम इसका भूमि में उपयोग करते हैं तो हमारी फसल को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो ये जैविक उर्वरक एक तरह के जैविक उत्पाद हैं जो जीवाणुओं के आधार पर हुए हैं। बिल्कुल, मतलब जीवाणु से हमारी खेती को और भी ज़्यादा जो उर्वरक हैं वो दिए जाते हैं। तो निश्चित रूप से आज के समय में रासायनिक जो उर्वरक हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में जैसे कहा कि हमारा पानी दूषित हो रहा है, मृदा दूषित हो रही है, पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो ऐसे में करना क्या है, ऐसे में ये करना है कि जैव उर्वरकों का विशेष ध्यान रखना है, उपयोग करना है। अब ये तो बात थी जैव उर्वरक हैं क्या और उपयोग क्या है। विशेष बात है कि किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं और हमारे जो किसान भाई हैं कब कब इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, किसान भाइयों की जैविक उर्वरक मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हम 3 तरीके से उपयोग कर सकते हैं। पहला है कि हम बीज का उपचार करें, दूसरा है कि हम जो हमारा नर्सरी है, रोपा है, उसको हम उपचारित करें, तीसरा है हम भूमि उपचार करें। तो जब हम इनकी संख्या बीज के माध्यम से या फिर रोपे के माध्यम से या हम सीधा भूमि के अंदर उसको हम प्रवेश कराएंगे तो हमारी जीवाणु की संख्या स्वयं भूमि के अंदर चली जाएगी। तो इस तरह का उपयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरह ये जीवाणु हमारी भूमि के अंदर 3 तरीके से जा सकते हैं और उनकी अलग अलग मात्राएं हैं, उसके हिसाब से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बीज उपचार, जैसे कहा आपने कि बीज उपचार भी कर सकते हैं, एक क्रिया बीज उपचार होती है, तो मैं विस्तृत जानना चाहूँगा, हमारे किसान भाई भी जानना चाहेंगे कि भाई इनसे बीज उपचार कैसे कर सकते हैं। देखिए, अभी तक आपने देखा होगा कि जो पुरानी पद्धति थी उसमें बीज उपचार अपने पाउडर रूप में एक हमारे जैव उर्वरक आते थे जो हमारे पाउडर फॉर्म में रहते थे चारकोल के साथ में, और उसमें ये जीवाणु हम इनका बीज उपचार करते थे। तो इनमें लगभग हम जो मात्रा है इसको हम बीज के साथ में थोड़ा सा पानी मिला के और उसके ऊपर इस सीड का मतलब इस बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं और करने के बाद कोटेड कर देते हैं। तो इस तरह हमारा बीज उपचार हो जाता है। ये पाउडर फॉर्म में है। ऐसे ही अब नई तकनीकी में चूँकि इनकी अवधि थोड़ी सी कम होती है, ये ज़्यादा समय तक अपनी लाइफ को नहीं सेव कर पाते हैं, तो अब नए तरीके से जो तरल जैविक उर्वरक आए हैं, जिसमें आप अगर हम बात करें बहुत सारे उर्वरक हैं, जैसे राइजोबियम है, अजेटोबैक्टर है, जिस्प्लम है और साथ ही सूडोमोनास है, फास्फोसोलर बैक्टीरिया है, जिंक सोलर बैक्टीरिया है, पोटास सोलर बैक्टीरिया है। और इस साथ साथ में ऐसे जब तरल जैविक उर्वरक आ गए जिनकी
उपयोग क्षमता भी ज़्यादा है और उनकी कार्य जो क्षमता है वो भी अधिक है। और इसी तरह आप देख रहे होंगे ये भारतीय कृषि विकसित है भारतीय सूक्ष्म जीव विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से IRI का डेवलप है। इसी तरह ये हमारा पोटास घोलक जीवाणु जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय विभाग से विकसित है। तो इस तरह के प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत सारे जीवाणु आते हैं, तो उनका हम उपयोग करके बीज उपचार तरल रूप में भी कर सकते हैं। तरल रूप में जो बीज उपचार करेंगे वो 10 ml प्रति लीटर बीज के साथ में 10 ml प्रति किलो बीज के साथ में हम बीज उपचार कर सकते हैं, और पाउडर फॉर्म का भी हम इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 तरीके से बीज उपचार कर सकते हैं। बिल्कुल, तो 2 तरीके से बीज उपचार हम कर सकते हैं, तरल रूप से कर सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में भी कर सकते हैं। विशेष बात यह है बीज उपचार करना है और जैव उर्वरक से करना है, निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए अभी धान की खेती काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और अभी नर्सरी तैयार का जो अवधि है वो चल रहा है, नर्सरियों की देख रेख करना है किसान भाइयों को, तो क्या जैव उर्वरक का इस्तेमाल नर्सरी में भी कर सकते हैं? जी विपिन जी, नर्सरी में उपचार करने के लिए सबसे पहले जो हमारी नर्सरी है, मैं बताना एक चीज़ को भूल गया, जैसे एक FIR पद्धति आपने सुना होगा, पहले इसमें फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम कल्चर। तो उस तहत हम जो भी हमारे बीज हैं उनको उपचारित करना है, लास्ट में आके हमें इन जीवाणुओं का उपचार करना है। नर्सरी में भी हम इस तरह का उपयोग कर सकते हैं। हमें नर्सरी में उपयोग करने के लिए जो नर्सरी है उसमें लगभग हम 1.5 लीटर जैविक उर्वरकों जो तरल वाले हैं इनका हम 1.5 लीटर लगभग हम 5 से 7 10 लीटर पानी में लेके हम उसका उपयोग करें, और उसके साथ लगभग 15 से 20 मिनट उसको ड्रिप करके रखना है, और ड्रिप रखने के बाद इसको फिर हमें सीधा ट्रांसप्लांटिंग कराना है। तो इससे क्या जीवाणु की जो है भूमि के जड़ के साथ में हमारी भूमि के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और इससे हमारा उपज भी वृद्धि होती है। तो यानी ये जो जैव उर्वरक हैं, यानी प्लांटेशन जब करते हैं, यानी कि जब हमारी नर्सरी से निकालते हैं धान और खेत में लगाते हैं उस समय डालना है ये? जी, उसी समय हम नर्सरी को उपचारित कर सकते हैं। जैसे कि अभी धान के बारे में आप बताया, इसी तरह हम सब्जी के भी रोपे हैं या सब्जी के भी है, जैसे टमाटर है, मिर्ची है, दूसरे फसल के भी अगर हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उनको भी हम इसी तरह उपचारित कर सकते हैं। लगभग 1.5 लीटर को लेके हम अगर 15 लीटर पानी मिला के और उसके साथ में आधा घंटा रखेंगे तो उन फसलों में, अन्य फसलों में भी हम बीज उपचार कर सकते हैं। और बीज उपचार में अलग अलग तरह के, जैसे हमें अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अलग जीवाणु हैं, फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया के लिए अलग से जीवाणु हैं, पोटास सॉल्युबल बैक्टीरिया अलग हैं, तो इनका हम उपयोग कर सकते हैं और भूमि में भी उसका उपयोग हम कर सकते हैं। मतलब बीज उपचार के साथ साथ ये जड़ उपचार कह सकते हैं कि जब जड़ ट्रांसप्लांट हो रही है वहाँ पर जड़ उपचार हो रहा है। निश्चित रूप से बड़ा फायदेमंद है जैव उर्वरक, और जिस तरीके से हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी मिल रही है उन्हें ज़रूर लाभ होगा, और आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो मृदा तो साथ साथ उपचारित होगी ही, आपका जो खाद्यान्न है वो भी बहुत सुरक्षित पैदावार होगा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जैव उर्वरक में, वो है एजोला। अब एजोला क्या होता है, किस तरीके से इस्तेमाल हमारे किसान भाइयों को करना है, कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। सर, क्या होता है एजोला? एजोला एक वाटर फर्न है और ये वाटर फर्न जल के सतह के ऊपर तैरती है और अक्सर आपने तालाब में देखा ही होगा। भारत में कई इसकी स्पीसीज़ हैं, लेकिन अगर हम अच्छी एक स्पीसीज़ की बात करें, दरअसल ये तालाब में या जल में रहती है। तो धान के खेतों में इसका अगर हम उपयोग करते हैं तो इससे 2 लाभ होते हैं। एक तो लाभ होता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य भी करता है। दूसरा लाभ ये रहता है कि जब फसल हमारी हार्वेस्ट होती है तो उसके बाद ये स्वयं ही भूमि में अंदर एक तरह का जैविक पदार्थ रूप में उपयोग होता है, जिससे कि भूमि का कार्बनिक पदार्थ बढ़ती है। और एजोला में कई जो वैरायटीज़ हैं उसमें जो मुख्य रूप से है एजोला पिनाटा करके, वो उसका हम उपयोग करते हैं। और लगभग ये अगर 1 हेक्टेयर की बात करें लगभग 10 टन स्वतः ही अगर हमने भूमि धान के खेत में इसका उपयोग किया है तो धान की फसल जब मैच्योर हो जाती है तो उस समय स्वतः ही लगभग 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जैविक पदार्थ भूमि के अंदर डेवलप करता है। बिल्कुल, तो एजोला के बारे में आपने जाना। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है नील हरित शैवाल। अब ये क्या होती है और कैसे कार्य करती है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं सर। नील हरित शैवाल, जिसको हम बीजे के नाम से भी जानते हैं, और ये एक तरह की चोई है, ये भी जली पौधा है एक तरह से। और इसके साथ साथ में इसकी कई स्पीसीज़ हैं, जिसमें एनिविना अजोली करके है, इसमें वो उसका प्रयोग करते हैं हम लोग।
और इसका उपयोग से हमें 2-3 फायदे रहते हैं। एक तो इसका कार्बनिक पदार्थ भूमि के अंदर बढ़ाता ही है, जी। साथ ही साथ ये अपनी बॉडी से बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, और वो हार्मोन्स और विटामिन जब पौधे को मिलती हैं तो स्वतः ही धान के अंदर बहुत सारे उसके अंदर जेनेटिकली सुधार आते हैं और फिजिकली भी सुधार आते हैं। हम फिजिकली बोलें, जेनेटिकली ना बोलते हुए, तो फिजिकली सुधार में जैसे धान में जो किल्ले हैं उनकी संख्या बढ़ती है, धान में जो दाने हैं उनकी अधिक संख्या होती है, दाने का चमक अच्छा होता है, दाने में वजन अच्छा होता है, साथ ही साथ मैच्योरिटी एक साथ आती है। और सबसे प्रभावशाली ये है कि पौधे स्वतः ही उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं कि रोग और कीड़े भी कम मात्रा में उसमें लगते हैं, क्योंकि पौधा स्वस्थ और अच्छा होता है। बिल्कुल, उत्पादन भी अच्छा होगा। तो निश्चित रूप से जैव उर्वरक जो है वो फ़ायदा ही करने वाले हैं। बहुत सारे किसान भाई जो हैं उनके दिमाग में ये सवाल हो रहा होगा कि भाई जैव उर्वरकों की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत कितनी होने वाली है, क्योंकि लागत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, जहाँ तक कीमत की बात करें, हम डीएपी की बात करें, हम यूरिया की बात करें, इन रासायनिक खादों की बात करें, दिनों दिन इनकी कीमत बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। जैविक उर्वरक वो एक अच्छा सस्ता स्रोत है जो हम बाज़ार से विभिन्न प्रकार के संस्थान से हम ले सकते हैं। तो इनकी कीमत बहुत कम में है। जैसे हम इस बोतल को देख रहे हैं, ये IRI का डेवलप है, इसकी कीमत लगभग 50 रुपये है। इसी तरह अगर हम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो 1 लीटर कीमत 294 रुपये है। इसी तरह विभिन्न संस्थान के अपने अपने रेट हैं, लेकिन अगर हम ये करें कि इसका रिप्लेस कितना यानी कितना लाभ दे सकता है, तो ये लगभग अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग बायो फर्टिलाइजर्स अलग अलग लाभ देते हैं। लगभग 15 से 20% ये सभी फसलों में लगभग उपज में वृद्धि करते हैं। और जहाँ इसके कार्य है तो इसके कार्य छुपे हुए कार्य हैं जो लंबे समय के बाद हमको भूमि में भी दिखते हैं और हमारी फसल में तो निश्चित दिखते ही। अंतिम में महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या हम अगर जैव उर्वरक इस्तेमाल करते हैं तो रासायनिक उर्वरक जो है उनको छोड़ दें? नहीं, हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत करना पड़ेगा। शुरुआती अवस्था में हमें रासायनिक खादों के साथ में भी हम इन जैविक उर्वरकों का उपयोग करेंगे, और जो रासायनिक खाद हम उपयोग कर रहे हैं उसकी क्षमता हमको लगभग हमें 25 से 75% 75% बस उपयोग करना है, 25% इन बायो फर्टिलाइजर के माध्यम से देना है। तो कह सकते हैं कि लगभग 25% हमको जो रासायनिक खाद है उसकी बचत कर सकते हैं। और वो रासायनिक खाद जब हमारी बचत होगी तो स्वाभाविक हमारे देश का जो धन है वो भी काफ़ी सुरक्षित रहेगा, देश में ही रहेगा, और किसानों को आमदनी दूनी करने में कारगर सिद्ध होगा। और भविष्य की मांग है कि हम जल, जीवन, जंगल इनको बचा सकें, और इसीलिए इसी कड़ी में इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि जैविक उर्वरकों को किसान भाई उपयोग करें। हम आपके माध्यम से किसानों से विशेष रूप से अनुरोध करेंगे कि अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या नज़दीकी विश्वविद्यालय हो, वहाँ से आप इन जैविक उर्वरकों को आप लें और अपने खेतों में उपयोग करें। बिल्कुल, तो उपयोग करें और साथ में किस तरीके से करें। सर ने कहा कि बाकी नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी जानकारी जो है मिल जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे किसान भाइयों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और किसान भाइयों, निश्चित रूप से आपको जो जानकारियाँ हैं पसंद आई होंगी, आपकी खेती में आपको लाभ भी देने वाली हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं योगी राज योगेश। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हैं छिंदवाड़ा के परासिया के उमरेठ गांव के कचनार गांव में।
और ये कचराम जो गांव है, ये मक्का की खेती के मामले में नए प्रयोग कर रहा है और स्वीट कॉर्न के मामले में इसने एक अपनी नई पहचान बनाई है। तो स्वीट कॉर्न की खेती यहाँ कैसे हो रही है, यहाँ के किसान उसमें कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना उससे मुनाफा कमा रहे हैं, आज इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे और इसके लिए सीधे कचराम गांव के किसानों से ही बातचीत करेंगे। जी सर नमस्कार, मैं पूर्णेंद्र पिता परमानंद पवार ग्राम कचराम से स्वीट कॉर्न की खेती करने वाला कृषक हूँ। जी, आपका नाम भी बता दीजिए। उमेश पवार पिता कलीराम पवार ग्राम उमरेड से हूँ। मैं भी स्वीट कॉर्न की खेती करता हूँ। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो स्वीट कॉर्न की खेती है, इसके बारे में आपको कैसे पता पड़ा कि क्या इसको करना कैसे करना चाहिए? सर 2014 में कृषि विभाग के सर कौशल सर थे आत्मा परियोजना में, उन्होंने हमको इसकी मक्के के बारे में जानकारी दी थी। उसके पहले बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न दोनों की जानकारी दी थी, लेकिन स्वीट कॉर्न का मार्केट भी अवेलेबल हो चुका था, इसलिए हमने स्वीट कॉर्न की खेती करना बेस्ट समझा। जी सर। तो इसमें ऐसा क्या लगा आपको कि खेती करना चाहिए? सर स्वीट कॉर्न की खेती करने से हमको दोहरा लाभ है। कहना चाहिए कि अगर हमारी फसल से आमदनी तो होती है, लेकिन हमारे खेत का भी मतलब ज़मीन का भी सुधार होता है। जैसे कि हम इसको स्वीट कॉर्न तोड़ने के बाद क्या करते हैं, इसका जो बचती है पलारी, इसको हम रोटावेटर चला के खेत की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं। इससे हमको हरी खाद भी मिल जाती है और ज़मीन अधिक उर्वरक हो जाती है हमारी। अरे वाह, मतलब एक काम में डबल धमाका। डबल धमाका। आपका क्या अनुभव रहा है स्वीट कॉर्न के बारे में? सेम यही अनुभव। स्वीट कॉर्न लगाया, स्वीट कॉर्न से पैसे बनाया और इसकी जो पतड़ी निकली इससे खाद बनाया। आप पैसे बनाने की बात कर रहे हैं, हाँ। तो ऐसा कितना पैसा बन जाता है इसमें? मतलब मैं यदि आपसे जानना चाहूँ कि 1 एकड़ में कितनी लागत आती है और कितना पैसा बन जाता है? वो तो किसान के ऊपर डिपेंड करता है। लागत तो आती है 25,000 से लेकर 35,000, जो किसान जैसा मेंटेनेंस करे, जैसी फसल उपज करे। इसमें मुनाफा भी अच्छा खासा हो जाता है, 70 से लेकर 1 लाख रुपए तक। जो जैसा किसान मेंटेनेंस करेगा रेट मिलेगा सब कुछ, बाकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है इसमें। ये आपने कहा कि किसान मेंटेनेंस जैसा करे, तो ये मेंटेनेंस से क्या मतलब है? मेंटेनेंस से मतलब है कि समय पे पानी, खाद दे, दवाइयाँ दे, निंदाई करे, उसको मेंटेनेंस उसको बोला जाता है। अच्छा, वैसे एक मान्य सिद्धांत क्या है पानी देने का? कितने दिनों में पानी देना चाहिए? सर ये हमारे यहाँ तो हल्की ज़मीनें हैं, तो हर तीसरे दिन पानी देना पड़ता है। पूरा ड्रिप इरिगेशन से हम इसकी खेती करते हैं। जैसे मतलब एक ट्यूबवेल है तो उससे 4 एकड़ करीब हम पालते हैं, लेकिन उसका रेशो जो है पानी देने का बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि एकदम मई जून के महीने में हम इस फसल को पालते हैं, तो एक बूंद बूंद पानी से एक एक पौधे को पालते हैं सर। अच्छा, तो मई जून में तो देखा जाए तो वैसे बारिश भी कम होती है, हाँ बारिश कम होती सूखे है। की भी संभावना रहती है, तो ऐसे में आप पानी का मैनेजमेंट कैसे करते हैं? सर हम पूरा ड्रिप इरिगेशन के तहत इसको खेती करते हैं। मतलब ये ड्रिप लाइन डली रहती है हमारी, उससे टाइमिंग के थ्रू पानी देते हैं। एक तो लाइट भी हमको कम मिलती है, बिजली कटौती की वजह से बहुत दिक्कतें होती हैं, तो इसमें मतलब बहुत समस्याओं के साथ हम इस फसल को पैदा करते हैं। नहीं तो ऐसा क्या समस्या का सामना क्यों कर रहे हो आप फिर स्वीट कॉर्न की वजह? हमारा कृषि जो हमारा स्वयं रोजगार है, इसके अलावा हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, तो इसको समस्या को सामने रख के ही हमको ये व्यवसाय करना पड़ेगा ना। कृषि को हम व्यवसाय समझ के कर रहे हैं ना। और कृषि को मुनाफे का लाभ का धंधा बनाने को समझ के नहीं कर रहे? लाभ का धंधा ये तो बाद में तय होगा, क्योंकि इसका मार्केट अगर अच्छा मिलेगा, सरकार हमारे फसल का उत्पादन अधिक मूल्य देगी, तो लाभ का धंधा बनेगा, नहीं तो हमारी जीविका बस चल रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है सरकार या इसका अधिक मूल्य कैसे मिलेगा? या तो आपकी फसल की क्वालिटी इतनी अच्छी हो, फसल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है रेट का। तो क्वालिटी बेहतर रहे, क्वालिटी इसके लिए आप क्या करते हैं? क्वालिटी बेहतर रहे इसलिए हम बेहतर मेंटेनेंस करते हैं फसलों में। अब जैसे ये पेड़ की अपन बात करें, एक मान्य सिद्धांत रहता है कि कतार टू कतार बिल्कुल एक के पीछे एक पेड़ जाएं। उन पेड़ों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, कतार का फासला कितना होना चाहिए, ये ज़रूर बताएं आप। हम तो कतार से कतार की दूरी 3 फीट रखते हैं और लाइन में जो मक्का लगता है उसका डिस्टेंस 8 इंच से 10 इंच रखते हैं। उससे उपज ठीक है। इसका क्या परिणाम मिलता है, क्या क्यों ऐसा करते हैं? 3 फीट रखने से पेड़ों को हवा अच्छी मिलती है और उत्पादन अच्छा होता है। पॉलिनेशन अच्छा होता है। और एक दूसरा कारण ये भी है सर कि हम इसमें जो लाइन बनाते हैं, हमारा जो ड्रिप इरिगेशन का फिटिंग का सिस्टम रहता है वो भी 3 फीट पे ही रहता है, इसलिए उसको 3 ही फीट पे लगाते हैं। अच्छा, ये ड्रिप इरिगेशन की जो बात आप कर रहे हैं इरिगेशन की, तो ये कैसे करते हैं? इसमें क्या अलग अलग जगह पॉइंट आपने दे रखे हैं? मतलब कि जैसा हमारा जितना मोटर की कैपेसिटी रही उस हिसाब से हम उसका पार्टीशन बनाते हैं कि इतना एरिया एक बार में चलेगा हमारा, उस पार्टीशन से हम उसको
डिवाइड करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितने आप पॉइंट बनाते होंगे? जैसे 1 एकड़ में सर 4 पॉइंट लगभग बनाना पड़ता है। जैसे हमारी 7.5 HP की मोटर रही तो वो मतलब 1 एकड़ की ज़मीन को 4 बार में डिवाइड करते हैं। और कितनी देर में ये कर देती? ये सर फसल की अवधि के अनुसार टाइमिंग से पानी देना पड़ता है। जैसे छोटी फसल रही तो 1-1 घंटे देना पड़ता है। जैसे जैसे फसल बढ़ते जाती है वैसे वैसा टाइम बढ़ाना पड़ता है उसका। अच्छा अच्छा, तो उसको ज़्यादा पानी की हाँ, ज़रूरत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। एक बात बार बार ये आती है कि कोई भी आपने प्रोडक्ट तैयार किया, ठीक है ना, आपने भरपूर मेहनत की और बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिला, आपको लगा कि नहीं इस बार फसल बहुत अच्छी है, लेकिन इतने से काम बनता नहीं। अब वो फसल गंतव्य तक पहुँचे, प्रॉपर जगह पे पहुँचे और फिर उसके प्रॉपर दाम मिले, तो इसके लिए आप क्या करते हो? हम तो यहाँ आजकल लोकल व्यापारी हमारे मार्केट में हैं व्यापारियाँ, वो यहीं पे हमसे लोकल खरीद लेते हैं खेतों ही में, और वो बाहर दूर दूर की मंडियों में पहुँचाते हैं। राजस्थान पहुँचाते हैं, गुजरात पहुँचाते हैं, तेलंगाना, अपना ये उमरेठ छिंदवाड़ा का मक्का पूरा साउथ पूरे इंडिया में घूम रहा है। अच्छा जी। अरे ये तो बहुत बहुत मतलब आप लोगों को बधाई के भी आप पात्र हैं कि आपकी मेहनत जो है पूरे देश में रंग ला रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये न केवल देश में बल्कि विदेश में भी यहाँ का स्वीट कॉर्न जाए। किसान भाई बहनों नमस्कार, खबरें खेती के आज के अंक में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पे। फसल बीमा योजना के लिए ऐप व पोर्टल लॉन्च। देश में 733.42 लाख हेक्टेयर में हुई है बोनी। मध्य प्रदेश की जलवायु कृषि उद्योगों के अनुकूल। गेरुआ से बचाएं सोयाबीन। और आखिर में गेंदे की वैज्ञानिक खेती। अब जानते हैं खबरें विस्तार से। फसल बीमा योजना के लिए ऐप व पोर्टल लॉन्च। केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को और अधिक सुविधा देते हुए सटीक उपज अनुमान एवं पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 3 महत्वपूर्ण पहलू येस्टेक प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली, विंड्स मौसम सूचना डेटा सूचना प्रणाली और AIDE मध्यस्थ नामांकन के लिए ऐप को किसानों को समर्पित किया है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री किरेन रिजिजू विशेष रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय के तहत राज्यांश लंबित होने से किसानों को क्लेम मिलने में होने वाली कठिनाइयों से राहत प्रदान करते हुए 8 राज्यों के लगभग 5.60 लाख लाभार्थी किसानों को अपने स्तर पर 258 करोड़ रुपए बतौर क्लेम जारी किए हैं। इनमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के किसान शामिल हैं। केंद्रीय कृषि सचिव श्री मनोज आहूजा, मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र व PMFBI के CEO तथा कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री रितेश चौहान ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया है। इस वर्ष मानसून शुरू होते ही झमाझम वर्षा और अब सावनी महीने में रुक रुक कर भरपूर वर्षा का दौर पूरे देश में जारी है। खरीफ फसलों की बुआई भी आशा के अनुरूप चल रही है। कृषि मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक अब तक 733.42 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। धान की बुआई अभी तक 180.20 लाख हेक्टेयर में हुई, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 175.74 लाख हेक्टेयर में रोपाई हो चुकी थी। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दलहन का रकबा अभी तक 85.85 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसमें अरहर की बुआई 27.20 लाख हेक्टेयर में हुई है। उड़द की बुआई अब तक 22.91 लाख हेक्टेयर में की गई है। वहीं मूंग की बुआई 26.12 लाख हेक्टेयर में हुई है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्षा अब तक मोटे अनाज की बुआई में तेजी आई है। 134.91 लाख हेक्टेयर में बोनी हो गई है, जबकि गत वर्ष अब तक 128.75 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई थी। कृषि से संबंधित उद्योग लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कंपनियों को पूरा सहयोग करेगी। यहाँ की जलवायु अनुकूल, जमीन उपजाऊ तथा बिजली सिंचाई की भरपूर उपलब्धता है। कृषि आज भी देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। ये विचार मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने भोपाल में उद्यानिकी विभाग एवं IFC की पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में व्यक्त किए हैं। ये कॉन्फ्रेंस उद्यानिकी एवं अन्य समृद्ध क्षेत्रों में नई तकनीकों पर केंद्रित थी। कॉन्फ्रेंस में फूड प्रोसेसिंग एंड मशीनरी, मार्केटिंग लिंकेज, नर्सरी डेवलपमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी चर्चा के लिए विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। सोयाबीन में गेरुआ रोग अधिकांश अगस्त सितंबर में ही आता है। चूंकि इस समय निरंतर वर्षा होती है और आर्द्रता बढ़ जाती है, पत्तियों की निचली सतह में गेरुआ के धब्बे उभरे हुए दिखाई देते हैं। यदि इन धब्बों को हाथ से दबाएं तो रोरी की तरह लगेगा। गेरुआ के उपचार के लिए हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनोजोल या ऑक्सीकार्बेक्सिन की 800 मिलीलीटर मात्रा को 800 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं।
जिसे 10 दिनों के अंतर से इसका 2 छिड़काव निचली पत्तियों पर करें। गेंदे की खेती सभी प्रकार की ज़मीन में की जा सकती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि भारी ज़मीन में जल निथार की व्यवस्था ज़रूरी है। फूलों की ज़रूरत 12 महीने होती है। पूजन से लेकर शादी विवाह तक इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए इसकी बाजार में मांग सदैव बनी रहती है। इसकी जातियाँ मुख्यतः अफ्रीकन एवं मैक्सिकन गेंदा होती है, जिसके अंतर्गत अनेक किस्में होती हैं। किसान भाई यदि उन्नत किस्में लगाना चाहते हैं तो 1.25 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। यदि संकर किस्में लगाते हैं तो 700 से 800 ग्राम बीज पर्याप्त है। इसकी बोनी सितंबर तक की जा सकती है। यदि कोई प्राकृतिक व्यवधान आता है तो बोनी का समय परिवर्तित भी हो सकता है। गेंदे का बीज क्यारियों में डालकर अंकुरित करें। इसके बाद 25 से 30 दिन के पौधों को मुख्य खेत में लगाएं। साथ ही गोबर खाद 150 से 200 क्विंटल, यूरिया 260 किलो, 475 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 133 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना जैव उर्वरकों के बारे में और कितने महत्वपूर्ण हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, ये तमाम चीज़ें आज हमने जानी और निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी जानकारियाँ। आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।